हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख ही चुके होंगे टाइटल में, आज हम लोग प्रेमचंद जी की कहानी बड़े घर की बेटी डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले कहानी डिस्कस की जाए, थोड़ा सा हम लोग ऑथर के बारे में जान लेते हैं, माननीय प्रेमचंद जी के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। दरअसल लिटरेरी करियर में आने से पहले इन्होंने दो और नाम परिवर्तित किए थे। पहले नवाब राय के नाम से जो कहानियां हैं ये लिखा करते थे, और फिर उसके बाद इन्होंने नवाब राय बनारसी के नाम से कहानियां लिखनी शुरू की। फिर तीसरे पे इन्होंने ये नाम आत्मसात किए। दरअसल इन्होंने एक रचना लिखी और जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उसको बैन कर दिया, और इनके ही घर में आकर के उन्होंने लगभग 500 किताबें, उसी किताब की प्रतियां जला दी। तब इन्होंने प्रेमचंद नाम अडॉप्ट किया और 56 वर्ष का लगभग इनका जीवन काल रहा है, जो कि बहुत ही स्वर्णिम रहा है। दरअसल हम आपको बता दें, जितने प्रेमचंद भारत में प्रसिद्ध हैं उससे उतने ही प्रेमचंद रसिया जैसे अर्थात रूस जैसे देशों में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हम इनकी तुलना अक्सर एंटोन चेखोव से कर सकते हैं, और इनका जो थिंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रास रूट लेवल की है, और जो कि इसलिए इनके जो विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता है, इनको वो काबिलियत प्रदान कर दी है कि वो किसी भी बहुत ज़्यादा बड़े राइटर ऑथर के साथ कंपेयर किए जा सकें। और इनके फेमस वर्ड्स के बारे में चर्चा करने की खैर कोई बहुत ज़्यादा विशेष ज़रूरत तो मुझे नहीं महसूस होती है, लेकिन फिर भी गोदान, गबन, करबला, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह तो मुझे लगता है कि हम सभी ने अपने बेसिक सिलेबस में हाई स्कूल तक में ज़रूर एक बार पढ़ ही लोगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी कहानी। ये कहानी जो बड़े घर की बेटी है, ये मुख्यतः 4 पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें से मुख्य पात्र है आनंदी। आनंदी श्रीकंठ की पत्नी है, और श्रीकंठ जो है ये बेनी माधव सिंह के बड़े सुपुत्र हैं, और इनके छोटे बेटे का नाम है लाल बिहारी। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है बेनी माधव सिंह के परिवार के बैकग्राउंड को बताते हुए। ये बताया जाता है कि बेनी माधव सिंह का जो पूर्वजों का काल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्वर्णिम रहा है, और उस समय इनके घर में हाथी, घोड़े वगैरह हुए करते थे, और बहुत ही ज़्यादा रईस हुआ करता था इनका परिवार, जमींदार हुआ करते थे बेनी माधव सिंह। और इसी कारण से आज भी इनकी बहुत ही ज़्यादा गांव में सम्मान इज्जत है, और इनकी बातों को बहुत ही ज़्यादा सम्मान के नज़रिए से देखा जाता है। फिर आगे प्रेमचंद जी इनके परिवार की विशेषता बताते हैं कि जितने भी परंपरावादी हिंदू परंपराएं होती हैं, जो भी हिंदू परंपराएं होती हैं, उनका बहुत ही बड़ा सपोर्टर है इनका परिवार, जैसे कि कंबाइंड फैमिली। इवन जो इनका बड़े बेटे हैं श्रीकंठ, वो भले ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, लेकिन वो भी जैसे कंबाइंड फैमिली, संयुक्त परिवार जैसी अवधारणाओं को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इवन कई बार तो ऐसा हुआ है कि झगड़े वगैरह के मसले में वो खुद जा करके उनको समझाते हैं और परिवार में सुलह कराते हैं। तो इस तरह से इनका परिवार काफ़ी ज़्यादा सम्मानित परिवार है पूरे गांव भर में। प्रेमचंद जी आगे आनंदी के फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, और बताते हैं कि आनंदी जो है 7 बहनों में चौथे सबसे छोटी बहन है, और चूंकि इनके कोई भाई नहीं है, इस कारण से इनके पिताजी हालांकि बहुत ज़्यादा रईस परिवार से थे, और उनके घर में हाथी वगैरह सभी थे, लेकिन अब चूंकि 7 बेटियां थी तो उनके शादी वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो शुरू की 3 शादियां तो बड़े धूमधाम से करते हैं आनंदी के पिताजी, लेकिन फिर उसके बाद ये अपनी जेब को जब ध्यान में देते हैं, तब उनको अपनी बेटी आनंदी की शादी श्रीकंठ से करनी पड़ती है। श्रीकंठ के बात करने का कौशल बहुत ज़्यादा अच्छा था, उसको देख करके आनंदी के पिताजी आनंदी की शादी उससे करते हैं। और फिर हम लोग आते हैं इंसिडेंट पे, आखिर किस घटना पे ये कहानी आधारित है। तो होता यूँ है कि जो श्रीकंठ के छोटे भाई हैं बिहारी लाल, ये 2 चिड़िया लेकर के आते हैं, अर्थात चिकन लेकर के आते हैं, और भाभी से कहते हैं भाभी बनाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। अब क्या होता है कि आनंदी देखती है कि घर में सिर्फ पाव भर घी है, वो पूरा घी चिकन बनाने में इस्तेमाल कर देती है। तो जब खाना परोसा जाता है बिहारी लाल को, तो वो दाल में घी डालने को कहते हैं, और आनंदी इस पर कहती है कि घी तो लगभग ख़त्म हो गया। तो इस पर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप तो घी का इस्तेमाल, मतलब पाव भर घी आपने सिर्फ चिकन बनाने में इस्तेमाल कर दिया, आप घी का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे मायके में आपके घी की नदी बहती हो। अब प्रेमचंद जी लिखते हैं कि जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य भी जरा सी बात पर तिनक जाता है। होता भी कुछ यूं ही है। तो अब उन्होंने और एक फितरत को आगे नोटिस किया है, और उसको उन्होंने लिखा है कि जब इस तरह की बात होती है तो आनंदी से भी रहा नहीं जाता है, और वो लिखते हैं कि स्त्री जो होती है वो गालियां सह सकती है और मार भी सह सकती है, लेकिन मायके की निंदा उससे बर्दाश्त नहीं होती। तो क्या होता है, प्रत्युत्तर आनंदी की तरफ से भी आता है, और जो बिहारी लाल हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, और वो अपना खड़ाऊ फेंक करके
आनंदी को मारते हैं। आनंदी अपने हाथ से उसको बचाती है, जिसके कारण से उसको सिर फूटने से बच जाता है। अब क्या होता है कि श्रीकंठ चूँकि बाहर, वो चूँकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और वो बाहर नौकरी करते हैं, हर शनिवार को ही उनका आना जाना होता है। तो वो क्या होते हैं, फिर जो आनंदी है वो अपने पति का गुमान देती है और कहती है कि अगर वो होते तो आप इस तरह से व्यवहार नहीं करते, और पूरा खून का घूंट पीकर रह जाती है और चली जाती है अपने रूम में, और 2 दिन तक कुछ भी खाते पीते नहीं। ये घटना शुक्रवार की। अब शनिवार को श्रीकंठ जो है आते हैं। अब जैसा कि हमने शुरू में ही बताया, श्रीकंठ जो है बहुत ही मिलनसार स्वभाव का आदमी है, तो पूरा लगभग शाम तक सबसे मिलते जुलते रहते हैं। और जैसे ही एकांत होता है, बिहारी लाल आकर के कहते हैं कि भैया भाभी को समझा लीजिए, इस तरह से घर में पुरुषों के मुंह लगना ठीक नहीं है। श्रीकंठ के पिताजी भी श्रीकंठ को यही कहते हैं हाँ ये बात सच है। फिर अब श्रीकंठ आते हैं और जब वो इस तरह से देखते हैं आनंदी को तो पूछते हैं बताओ क्या बात है। जब वो पूरी बात बताती है तो बताते बताते उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और प्रेमचंद जी आगे लिखते हैं कि स्त्रियों का आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम करते हैं। तो फिर क्या होता है, अब श्रीकंठ को पूरी रात नींद नहीं आती, ना तो पलक झपकती है। सुबह होते ही वो जाकर के अपने पिता बेनी माधव से आर्गुमेंट करने लगते हैं कि आपके घर में अब जो है पहले जैसा माहौल नहीं रह गया है, और अब एक असुरक्षा का माहौल क्रिएट होता जा रहा है, जिस कारण से मैं इस घर में अब नहीं रह सकता। फिर बेनी माधव सिंह, जैसा कि हमने बताया था कि ये बहुत ही परंपरावादी विचारधारा के लोग हैं, तो ये कहते हैं कि देखो श्रीकंठ, तुम तो पढ़े लिखे हो, स्त्रियां घर का नाश कर देती हैं, तुम्हें उनकी बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन श्रीकंठ अपनी बात पर अड़ा रह जाता है। इतने में गांव वाले भी चुटकी लेने आ जाते हैं। तो बेनी माधव सिंह चूंकि उम्र दराज आदमी है, इस कारण से वो इस बात को भांप जाते हैं। लेकिन इलाहाबाद का ग्रेजुएट इस बात को तो भांपता नहीं। उसको तो यहाँ पर जो डिबेट होते हैं उस तरह का माहौल वहाँ पर दिख रहा था। लेकिन फिर उसके बाद उसके पिताजी उसको समझाते हैं कि ठीक है, अपने छोटे भाई से गलती हुई है तो उसको समझाया जाएगा। लेकिन श्रीकंठ का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा है। दोनों में उधर बहस हो रही होती है, तो इधर जो बिहारी लाल है वो रो देता है, क्योंकि उसके जो बड़े भैया हैं श्रीकंठ, उन्होंने कभी अपने भाई को घुड़का तक नहीं है, अर्थात डांटा तक नहीं है। तो अचानक से इस तरह से अगर कोई भी व्यवहारात्मक परिवर्तन होता है तो किसी भी व्यक्ति में थोड़ा सा वो भावुक तो हो ही जाता है, वो थोड़ा भावात्मक हो ही जाता है। तो बिहारी लाल भी रोने लगता है और आकर के भाभी से कहता है कि ठीक है भाभी, अगर भैया ऐसा ही चाहते हैं, या तो हम रहें या तो आप, तो ठीक है आप लोग रहिए, हम चले जाते हैं अपने घर से। तो इतने में क्या होता है, अपने पिताजी से बहस करके उधर से श्रीकंठ लौट रहे होते हैं और वो अपने भाई को इग्नोर कर देते हैं, देखते भी नहीं हैं उसकी तरफ। तो बिहारी लाल को ये बात और भी ज़्यादा बुरी लग जाती है और फिर वो जाते जाते कहता है भाभी भैया को प्रणाम कह दीजिए, क्योंकि जब वो देखना नहीं चाहते तो मैं उनके सामने आना नहीं चाहता। अब इस बात पर आनंदी को अब बहुत ज़्यादा ग्लानि होती है और वो कहती है कि मेरा ही मुंह जल जाए। इस तरह से वो अपनी ग्लानि को अभिव्यक्त करती है और वो कहती है कि नहीं, कहीं नहीं जाना है। लेकिन जब वो जाने लगता है तो आनंदी जो है बिहारी लाल का हाथ पकड़ लेती है और कहती है अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हें मेरी सौगंध है। तो बिहारी लाल जो है कहता है ठीक है, लेकिन जब तक भैया के मन में मैल है मैं इस घर में नहीं रुक सकता। तो आनंदी जाती है और श्रीकंठ को समझाती है, तो और कहती है बिहारी लाल से कि नहीं, उनके मन में तुम्हारे लिए कोई भी मैल नहीं है। दोनों भाई आते हैं और गले मिलते हैं। तो इस बात को बहुत दूर से बेनी माधव सिंह देख रहे होते हैं और अचानक ही उनके मुंह से ये वाक्य निकल जाता है कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता काम भी बना लेती हैं। जो भी गांव में ये इंसिडेंट सुनता है वो यही बात को बार बार दोहराता है। तो यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। अगर इस पर कोई और वीडियो बनता है तो मैं उस पर अपने विचार व्यक्त करूंगा, मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ और ये प्रेमचंद जी के किस विचारधारा को सपोर्ट करती है, ऐसी बातें। फिलहाल आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने ऐसा कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इतना दिन बाद वीडियो आ रहा है, कोशिश करूँगा कि रेगुलर रहूँ। थैंक यू ऑल वेरी मच।